मित्रों, राहुल गांधी जी पिछले 2 दिन से विदेश की दौरे पर हैं। 2 दिन से लगातार वहाँ पर अलग अलग ऑडियंसेस को एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने बर्लिन की एक ऑडियंस को एड्रेस किया अपनी दूसरी भाषण के दौरान। मुझे लगता है वहाँ पर उनके सामने सिख समुदाय के को जो वीडियो देखने में, उसमें आगे कौन लोग नहीं देखने वाले, परंतु जो दिखता है समझ लगता है कि वो सिख समुदाय के लोग आगे ज़्यादा रहे होंगे। और उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने वहाँ पर गुरु नानक देव जी को एवोक करने की कोशिश करी। अचंभा इस बात का हुआ कि वो ये कह रहे थे कि मेरी सोच गुरु नानक देव जी के साथ 100% मिलती है। हम लोग सब जो सिख समुदाय में हैं वो स्तब्ध हैं इस बात कर कि राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी सोच 100% गुरु नानक देव जी से मिलती है। हमें लगता है कि उनकी सोच गुरु नानक देव जी से नहीं, जो कांग्रेस की संस्कृति है उससे मिलती है। जिस संस्कृति ने देश को बांटा और राज करने की राजनीति आज तक करी है। जब हम उनका चेहरा देखते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो हमको उनके चेहरे और सोच में वो चेहरा नज़र आते हैं, वो चेहरे नज़र आते हैं जिन्होंने देश में 1984 का नरसंहार किया था। वो चेहरे नज़र आते हैं जिन्होंने पंजाब में बांटने की राजनीति करी। वो चेहरे नज़र आते हैं जिन्होंने सिखों को एक डेमन की तरह प्रस्तुत कर कर 1984 का चुनाव जीतने की राजनीति करी थी और बाद में ये कहकर जस्टिफाई किया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राहुल गांधी जी, आप भूल गए। लगता है कि आपका इतिहास की जानकारी थोड़ी कम है। वो बार बार गुरु नानक देव जी का नाम ले रहे थे। मैं बताता हूँ गुरु नानक देव जी ने क्या कहा था जब इस देश में बाबर ने हमला किया था। तब गुरु नानक देव जी ने कहा था, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। ये उस प्रभु को एड्रेस करते हुए कहा था कि इस देश में इतनी मार पड़ रही है, इतना अत्याचार हो रहा है। अगर नानक आज होते और 1980 के दशक में होते तो शायद यही शब्द वापस कहते, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। और ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। दूसरा विषय उन्होंने आज वहाँ पर कहा कि पंजाब के संदर्भ में उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। वोट लेने के लिए फ्रेंडशिप है। आपको सिखों के वोट चाहिए तो इसलिए फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। पर जब सिखों के साथ न्याय की बात होती है तो वो फ्रेंडशिप दिखती नहीं आपकी। आप तो लगातार उन लोगों को समर्थन करते हैं जब उन लोगों को आगे बढ़ाते रहे आपकी पार्टी। और अब तक इनकी पार्टी भी लगातार, वो भगत थे, वो टाइटलर थे, वो सज्जन कुमार थे, और चाहे वो आप कमलनाथ हो, आप लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये फ्रेंडशिप सिर्फ वोट की राजनीति तक है क्या? ये फ्रेंड इन नीड फ्रेंड इन डीड क्या दो तरफा नहीं हो सकती? क्या आपने आज तक भी एक बार भी आपने कहा कि ये जो लोग जिन्होंने 1984 के कत्लेआम में जिन लोगों के ऊपर आक्षेप हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपने कभी अपने जो मित्र हैं आपके पार्टी के अंदर उनको कहा कि आप कोर्ट में जाइए और जब तक आप कोर्ट से बरी ना हो जब तक हम आपको पार्टी में सरकार में पद नहीं देंगे? तीसरी बात उन्होंने आज
यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करी, वो भी गुरु नानक देव जी के हवाले से करी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हम इससे आहत हैं। आप अपनी दलगत राजनीति के चलते हुए, आप अपने वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए आप हमारे गुरुओं का नाम क्यों ले रहे हैं? क्या कांग्रेस विविधता में विश्वास करती है या विभेद में विश्वास करती है? डज कांग्रेस बिलीव इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी? ये राहुल गांधी जवाब दें, क्योंकि जो उनका कृत्य रहा है कांग्रेस का, वो बेशक 1947 से लेकर अब 2018 तक वो देश को बांटने का, वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट बटोरने का काम रहा है। अगली बात उन्होंने करी वहां पर लंगर प्रथा की, कि कहा कि लंगर प्रथा की वर्णन किया। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहूँगा कि क्या वह कभी किसी लंगर में जाकर बैठे हैं? क्योंकि लंगर के अंदर तो गरीब के साथ बैठकर, पंगत में बैठकर लंगर करना होता है, भोजन करना होता है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कभी राहुल गांधी किसी गरीब के साथ जाकर किसी पंगत में बैठकर कभी उन्होंने भोजन किया हो। वो लंगर की बात करते करते गरीबों की बात करते थे। देश की आज़ादी के 70 साल में लगभग 54-55 साल उन्होंने राज किया। क्या कभी उन्होंने गरीबों की चिंता करी? क्या उन्होंने भुखमरी की चिंता करी? आज वो लंगर की प्रथा को लेकर गरीबी की बात करते हैं। अंततः मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपनी राजनीति जो करें, परंतु कृपा कर कर हमारे गुरुओं को उसमें मत लाएं। आपके मुंह से गुरु नानक का नाम, गुरु नानक देव जी का नाम लेना शोभा नहीं देता। जिस दिन आप अकाल तख्त के सामने जाकर, हरिमंदिर में जाकर खुद 1984 के कत्लेआम का माफी मांगेंगे तो कभी आप नाम लेने के काबिल हो पाएंगे। दिल्ली के अंदर 3000 सिख का कत्लेआम हुआ था। मैं आज एक बात और जोड़ना चाहूँगा। तब के होम मिनिस्टर ने कहा था लगभग 600 लोगों का कत्लेआम हुआ। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक डेटा, एक पूरी डॉक्यूमेंट दिया सरकार को, ये कहकर कि ये 3000 लोगों की लिस्ट मैं दे रहा हूँ आपको, कि दिल्ली में इन 3000 लोगों का कत्लेआम हुआ। इस बात की परवाह किए बिना कि उसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या होगा। और तब सरकार को बाध्य किया यह मानने के लिए कि दिल्ली में 2700 कुछ लोगों का, 2760 लोगों की, सरकार ने, फिर होम मिनिस्टर ने बयान दिया कि हाँ 2760 लोगों का लगभग कत्लेआम हुआ। वाजपेयी जी ने इस बात की परवाह किए बिना कि इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या हुए, सिखों के साथ खड़े होकर सिखों की आवाज लगाई। राहुल गांधी जी, सिर्फ सिख गुरुओं का नाम लेने से बात बनने वाली नहीं। सिख गुरुओं के बताए हुए रास्ते पर चलें, फिर सिख गुरुओं की बात करें, और आगे से कृपा कर कर अपनी दलगत राजनीति के चलते हुए सिख गुरुओं का नाम बीच में मत लें। हमारी यही आपसे निवेदन है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी विदेश के दौरे पे हैं। इससे पहले भी वो विदेश के दौरे पे जाते थे। हर पार्लियामेंट के सत्र के बाद जाते ही अंतर्ध्यान हो जाते थे। फिर कहते थे हम ध्यान करने गए हैं और हम ज्ञान प्राप्त करने गए हैं। और अब जब गए हैं ऑफिशियल दौरे पे तो गजब का ज्ञान बांट रहे हैं वो, जो कहीं ना कहीं उनकी अपरिपक्वता, अक्षमता, मन की दुर्भावना का प्रतीक है। और वह दर्शा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी तो छोड़िए, एक परिपक्व नेता प्रतिपक्ष बनने की क्षमता और समझ भी उनके अंदर नहीं है। जैसा अभी सरदार आरपी सिंह जी ने कहा कि 1984 में जो हुआ था उसके पाप नहीं धुल सकते, क्योंकि जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है
हुकूमत के साये में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा कत्लेआम 1739 में नादिर शाह ने किया था। अगर उसके बाद हुकूमत के साये में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ तो 1984 में हुआ, और ये पाप बातों से नहीं धुलने वाला है। कोई अपनी पार्टी के बुजुर्गों से सीख लें तो शायद थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए।